बात आज की पर हम आज चर्चा करने वाले हैं CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके संबंध में समाज में व्याप्त भ्रम क्या है और वास्तविकता क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि ये CAA ये है क्या। वास्तव में ये नागरिकता प्रदान करने हेतु एक संशोधित अधिनियम है। और ये संशोधन किस में हुआ है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ये संशोधन हुआ है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने, उसको बनाए रखने और त्यागने, इसके प्रावधानों, प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का निर्धारक अधिनियम है ये नागरिकता अधिनियम 1955। भारत के जो नागरिकता है उसके निर्धारण की 5 श्रेणियां हैं। एक है जन्म से नागरिकता। इसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। तो इससे लेकर 1 जुलाई 1987 इसके मध्य जिनका जन्म हुआ है, भले ही उनके माता पिता कहीं के भी हों, भारत के हों, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन वो यहाँ के नागरिक माने गए। दूसरा था 1 जुलाई 1987 के पश्चात यहाँ भारत में जन्म हुआ हो, लेकिन माता या पिता इनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा है भारत में ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो परित्यक्त है या लावारिस है, उनके माँ बाप का निर्धारण भी अब नहीं हो सकता, लेकिन वो भारत में रह रहे वर्षों से, तो वो भी स्वाभाविक रूप से भारत के नागरिक होंगे जन्म से। दूसरा है पंजीकरण द्वारा। जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं ऐसे सब लोग आवेदन करते हैं और आवेदन के समय कम से कम 7 वर्ष से वो भारत में रह रहे हों। दूसरा है उसमें अविभाजित जो अपना भारत है, यानी अखंड भारत पाकिस्तान बनने से पूर्व का, वो उसका निवासी, और वो निवासी भारत के किसी नागरिक से विवाह कर ले, वो महिला या पुरुष से विवाह कर सकता है, तो भी वो भारत का नागरिक के रूप में पंजीकरण करवा सकता है। और तीसरा इसमें प्रकार है कि ऐसे भारतीय मूल का नागरिक जो अविभाजित भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में रहता हो, लेकिन वो यहाँ का मूल नागरिक उसके माता या पिता थे, तो भी वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। तीसरा प्रकार इसमें जो श्रेणी है वो वंशानुक्रम की श्रेणी है। तो 26 जनवरी 1950 को या 10 दिसंबर 1992 से पहले उसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, पर उसके जन्म के समय उसके माता या पिता के पास में भारत की नागरिकता हो, तो उसको वंशानुक्रम से भारत का नागरिकता मिलती है। चौथा है प्रकटीकरण, नेचुरलाइजेशन। यह है जिसमें CAA 2019 जो संशोधन किया गया है वो इस चौथे हिस्से में है, प्राकृतिकरण में। इसमें आवेदन की दिनांक से पहले कम से कम 12 वर्ष तक वो भारत में रहता हो, उसका चरित्र अच्छा हो, मानसिक रूप से स्वस्थ और संविधान सम्मत किसी एक भाषा में वो पारंगत हो, ऐसी उसकी इसमें अहर्ताएं निर्धारित थी। लेकिन इसमें अभी ये जो संशोधन है वो संशोधन किया गया है, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। 5वां जो प्रकार है वो है क्षेत्र का समावेशन, यानी कोई जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके नागरिकों सहित वो भारत में मिल जाते हैं, विलय कर लेते हैं, तो उस भूभाग के जो नागरिक हैं वो स्वतः भारत के नागरिक बन जाते हैं, जैसे सिक्किम के संबंध में हुआ। तो ये जो मैंने बताया अभी कि ये जो प्राकृतिकरण है उसके द्वारा नागरिकता देने की जो श्रेणी है उस श्रेणी के अंदर संशोधन हुआ है। संशोधन क्या हुआ है? तो इस संशोधन के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो मजहबी उत्पीड़न के कारण से विस्थापित होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हुए कौन कौन हैं? तो ये उनकी श्रेणियां हैं 6: हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। यानी ये जो 6 श्रेणी हैं, 6 श्रेणियां, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों में अल्पसंख्यक हैं। इसलिए इन अल्पसंख्यकों को अगर उनका वहाँ पर बहुसंख्यक मजहबी उत्पीड़न करते हैं तो वो भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इसमें संशोधन है। अब प्रश्न होता है, जैसे अभी कई कर रहे हैं, तो क्या राज्यों का इसमें कोई दखल है? तो कानून बनाने एवं प्रशासन चलाने की दृष्टि से समस्त जो अपने विषय है संविधान में वो 3 भागों में बांटे गए हैं। इनकी 3 सूचियां हैं। संविधान की अपनी अनुसूची और शेड्यूल 7 है, उसके अंदर ये दी हुई है। ये प्रथम जो अनुसूची है इसकी, शेड्यूल 7 की, उसमें 97 विषय हैं। उनमें 17वें स्थान पर ये नागरिकता, देशीयकरण एवं अन्य देश यानी सिटीजनशिप,
नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस, ऐसे विषय उसके अंदर आते हैं। अनुच्छेद 246 है, उसके अनुसार इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति वो पूर्ण रूप से अन्य को अपवर्जित करते हुए पूरी तरह संसद की है। ऐसे ही अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के उपबंध करने की संसद की शक्ति का इस भाग के अन्य प्रावधान अल्पीकरण नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम पावर जो है वो संसद के पास में है। यानी स्पष्ट हो गया अपना इस अगर तीनों बातों से कि संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 11 और 246 ये संसद को नागरिकता से संबंधित पूर्ण, अपवर्जी और कम न होने वाली शक्ति प्रदान करते हैं। वो कानून केवल संसद बना सकती है। अब प्रश्न होता है कि ये संशोधन लाया ही क्यों गया? जब पहले से ही 5 श्रेणियां हैं, उसमें आवेदन कर सकते हैं सब जने, तो ये संशोधन की आवश्यकता क्या हुई? तो ये जो संशोधन है, इसके लाने के मूल में वो देश का मजहबी आधार पर विभाजन है। भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, वो विभाजन इसी आधार पर हुआ था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो अगर ये मजहब के आधार पर विभाजन नहीं होता और जनसंख्या की पूरी अदला बदली हो जाती, विभाजन अगर मजहब के आधार पर हुआ तो भी, तो इस कानून की आवश्यकता, संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। अब वास्तव में इसकी समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है, ये सब सोचने के लिए ये सब इतनी लंबी प्रक्रिया हुई है। और ये जो भविष्य में जो समस्या उठने वाली थी, ये जब पूर्ण अदला बदली नहीं हुई और मजहबी आधार पर विभाजन हो गया, तो उसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उनका 28 नवंबर 1947 का एक वक्तव्य है। वो वक्तव्य फ्री प्रेस जर्नल में छपा था। वो वक्तव्य क्या था? वो कहते हैं उस वक्तव्य में कि मैं पाकिस्तान में फंसे हुए दलित समाज से कहना चाहता हूं कि उन्हें जो मिले उस मार्ग व साधन से हिंदुस्तान आ जाना चाहिए। दूसरी एक बात और कहना है कि पाकिस्तान अथवा हैदराबाद की निज़ामी रियासत के मुसलमानों, उस समय हैदराबाद की निज़ामी रियासत भारत में विलय नहीं हुआ था, उस समय ये वक्तव्य है, तो उसी संदर्भ में लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान अथवा हैदराबाद की निज़ामी रियासत के मुसलमानों अथवा मुस्लिम लीग पर विश्वास रखने से दलित समाज का नाश होगा। दलित समाज में एक बुरी बात घर कर गई है कि वह ये मानने लगा है कि हिंदू समाज अपना तिरस्कार करता है, इस कारण मुसलमान अपना मित्र है। जिन्हें जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान अथवा हैदराबाद, वो जो निजामकालीन हैदराबाद है, उसमें इस्लाम मजहब की दीक्षा दी गई है, उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि मतांतरण करने से पूर्व उन्हें जो व्यवहार मिलता था, उसी प्रकार की बंधुत्व की भावना का व्यवहार अपने धर्म में वापस लौटने पर मिलेगा। महात्मा गांधी का भी उसी समय का वक्तव्य है। 26 नवंबर 1947 को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नज़रिए से भारत आ सकते हैं। अगर वे वहाँ निवास नहीं करना चाहते तो भारत आ जाएं। उस स्थिति में अगर वो भारत आते हैं तो उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना, ये भारत सरकार का पहला कर्तव्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो CAA है, ये वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की जो आह्वान था, उनकी जो भावना थी, उस भावना की पूर्ति करने के लिए है। ये इतना दीर्घ काल क्यों लगा? तो बीच में एक समझौता हुआ, आप सबको ध्यान में होगा, जिसको सामान्यतया हम नेहरू लियाकत समझौता कह देते हैं। वास्तव में ये जो समझौता था वो था एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा से संबंधित एग्रीमेंट था ये भारत और पाकिस्तान के मध्य। 8 अप्रैल 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन ये हुआ क्या? ये समझौता लागू हो पाया क्या? तो ये समझौता लागू तो हुआ, लेकिन एक तरफा। भारत ने अपनी परंपरा के अनुसार अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया, परंतु पाकिस्तान के मजहबी उन्माद ने अल्पसंख्यकों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। क्या स्थिति है? 1947 में पाकिस्तान में लगभग 16% हिंदू थे, आज वो लगभग 3% हैं। 1951 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं अपन, उसमें 23% हिंदू थे, आज केवल 8% हिंदू बच्चे हैं वहाँ पर। ये स्थिति हुई। पाकिस्तान के प्रथम जो विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनके बारे में सुना ही होगा। मुस्लिम दलित एकता का स्वप्न देखा था उन्होंने। उनके द्वारा लियाकत अली को सौंपा गया त्यागपत्र और उसको भारत में आने की कथा, जो स्थिति है उसका सही दृश्य दिखाती है, वो हमको कभी पढ़ना चाहिए।
नेट पर उपलब्ध है वो। ये प्रश्न है कि सीए का जो संशोधन है, फिर इस संशोधन में ये इनको मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया है? बाकी को जब किया, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई सबको ले लिया, तो मुसलमानों को भी लेते वहाँ से। तो वास्तव में ये जो संशोधन है ये मजहबी उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों को भारत की नागरिकता देने से संबंधित है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये इस्लामी राष्ट्र है, यहाँ मुस्लिम उत्पीड़न संभव ही नहीं है, इसलिए मुस्लिम उत्पीड़ित हो ही नहीं सकता इन देशों के अंदर। तो इन देशों में जो उत्पीड़ित है उनको नागरिकता देने का ये प्रावधान इसमें किया गया है। तब फिर प्रश्न होता है, तब भारत के मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसके कारण है, पहला कारण है सनातन जो है मुस्लिम उम्मा, पान इस्लामिज्म। तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए ये इससे वंचित रह जाएंगे, इनको नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि सीए में उनका प्रावधान नहीं है। तो ये हमारे बंधु हैं, क्योंकि मुसलमान जहाँ पर भी है वो उनका भाई है, तो उनको सुरक्षा करने के लिए इसमें मुसलमान भी शामिल होना चाहिए था, ऐसा उनका आग्रह। एक और है वो MIM का ओवैसी और अन्य दल जो आजकल बोलते हैं, वो है मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना। कोई भी एक जुमला उछालो उन पर और एट्रोसिटीज़ हो रही है ऐसा कहो और उनको करो। PFI की योजना है, उनका तो स्पष्ट है कि बाहर से हिंदू को देश में आने नहीं देना और भारत में जो भी घुसपैठ करके मुसलमान आ गए उनको यहाँ से जाने नहीं देना। वो इसी थीम के ऊपर काम करते हैं। तो ये कारण है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। शाहीन बाग से ये शुरू हुआ और आज तक वो लगभग किसी न किसी रूप में कम अधिक रूप से चलता है। फिर प्रश्न होता है कि तो फिर भारत के मुसलमानों पर इसका प्रभाव क्या है? तो इसका प्रभाव कोई नहीं है, इसका भारतीय नागरिक मुस्लिमों से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता छीनने का है ही नहीं कानून, ये तो नागरिकता देने का कानून है। अब ये शाहीन बाग में भड़काया था उस समय कि दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, तो भारत के नागरिक को दस्तावेज देना ही नहीं है क्योंकि उसे नागरिकता लेना ही नहीं है। वो उस समय एक जुमला चला था ना कि दस्तावेज बकरी खा गई, बकरी को अब्बा खा गए, दस्तावेज कहाँ से लाऊं? ये जुमला चलता नहीं, क्योंकि ये उस पर लागू होता ही नहीं है। ऐसा एक प्रश्न और करते हैं आजकल टीवी चैनल पर और सब जगह करते हैं कि ये तो एंटी सेकुलर है क्योंकि इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है। शाहीन बाग और टीवी डिबेट में संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हैं वो, और वाचन करके कहते हैं कि देखो सीए सेकुलर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ये तो साजिश है, ये तो मोदी हिंदू जिन्ना है। अभी ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल का एक और विभाजन चाहते हैं ये लोग। वास्तव में जिस ये सेकुलर की बात कर रहे हो, सेकुलर शब्द जो प्रियम्बल में प्रस्तावना में आया कब था? ये तो 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो उस आपातकाल की स्थिति के अंदर जब संसद में कोई विरोधी था ही नहीं, उस समय इन्होंने उसके अंदर और ये दो शब्द सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़े। और भारत में आज भी संविधान से कोई सेकुलर की परिभाषा नहीं है, ये शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, तो फिर कैसे एंटी सेकुलर हो गया ये? तो फिर प्रश्न करते हो कि तो फिर रिलीजन या धर्म के आधार पर नागरिकता क्यों दिया जाता है? नागरिकता का आधार तो रिलीजन नहीं होता, तो भारत से बाहर के मुसलमानों को भी इसमें शामिल करो। तो ये जो कानून है, ये कानून के द्वारा संविधान के जो अनुच्छेद 25 है जो कि यहाँ के अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है सीएए में। ये तो नागरिकता देने का है, यहाँ के नागरिक के में नहीं है। तो फिर सेकुलरिज्म कैसे खतरे में आ गया? ये जो संविधान का प्रस्ताव है ये नागरिकता देने के लिए है। अब जब जिसकी बात ये कर रहे हैं उनको नागरिकता मिली ही नहीं, तो उनको सेकुलर एंटी सेकुलर से क्या मतलब? वो नागरिक बनेंगे उसके बाद में सेकुलरता की बात कर सकते हैं, पहले कैसे कर सकते हो? तो ये जो तीनों देश हैं अपने, जिनकी ये नागरिक यहाँ उत्पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इन देशों के मुसलमानों को भी उचित कारणों से नागरिकता मिल रही है ना भारत की, उसको आवेदन कर सकते हैं। वो बाकी की 4 श्रेणियों में उनको भी आवेदन करने का है। गत 5 वर्षों में इन देशों से लगभग 560 से अधिक मुसलमानों को भारत की नागरिकता मिली है। इसलिए यह कहना कि वो मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने का ये है, यह भी नहीं है। यह तो केवल मात्र एक उत्पीड़ित को नागरिकता देने का, शेष श्रेणियों में बाकी लोग भी ले सकते हैं। तो 560 कम संख्या नहीं होती जिनको नागरिकता मिली है मुसलमानों को। तो नागरिकता का आधार इस संशोधन में धर्म है ही नहीं। ये नागरिकता का जो आधार दिया है वो उत्पीड़न है, जो मजहबी आधार पर काफिरों के साथ किया जाता है। तो आधार उत्पीड़न है, आधार मजहब या धर्म नहीं है। तो फिर प्रश्न करते हैं वो कि तो कादियानी जो अहमदिया या रोहिंग्या ये भी तो उत्पीड़ित हैं, उनको भी दे दो।
तो एक मुझे याद आता है, पाकिस्तान में एक कमीशन बना था, उसको मुनीर कयानी कमीशन कहते हैं। कमीशन का उद्देश्य था कि ये जो अहमदिया है ये मुसलमान नहीं है, इसको खारिज करना है, इसके लिए वो आयोग बना था। वो अपने आयोग की टिप्पणी में लिखते हैं, अंतिम टिप्पणी के अंदर, कि इस्लाम में कोई भी दो फिरके जो है उनके बारे में बात करते हैं कि नॉट टू सेक्ट्स ऑफ इस्लाम एग्रीड इवन ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हु इज ए मुस्लिम एंड अकॉर्डिंग टू ईच डेफिनेशन ऑल द अदर सेक्ट्स वर काफिर। यानी वो कहते हैं कि इस्लाम में कोई भी दो फिरके भी इस मूल परिभाषा पर सहमत नहीं है कि मुस्लिम किसे कहा जाए, और प्रत्येक की परिभाषा के आधार पर शेष सभी काफिर है। अतः अहमदिया के साथ जो भेदभाव है वो भेदभाव मजहबी उत्पीड़न नहीं है, वो इस्लाम की आंतरिक फिरका परस्ती का परिणाम है। ये मोमिन द्वारा काफिर का उत्पीड़न नहीं है। म्यांमार है, वहां पर बौद्ध बाहुल्य है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कोई संविधान द्वारा वहां पर बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया जैसा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर है इस्लाम। अतः यहां पर भी मजहबी उत्पीड़न नहीं है, इसका कारण मुस्लिम होना भी नहीं है, यहां कारण राजनीतिक और सामाजिक है, उसके कारण से उनका और बहिष्कार वहां पर हो रहा है। प्रश्न एक और करते हैं इसके ऊपर, क्या इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा? अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 विधि के सम्मुख समानता का अधिकार देता है। इसलिए वो प्रश्न करते हैं कि इससे मुसलमानों के समानता के अधिकार को छीना गया है, आप रिलीजन के आधार पर लोगों में भेदभाव कैसे कर सकते हैं, ऐसा वो प्रश्न करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि समानता का जो अधिकार है वो नागरिकों पर लागू होता है। जो नागरिक ही नहीं बना उसे नागरिक बनाने के कानून पर कैसे लागू होगा वो? एक दूसरी बात और है, अनुच्छेद 14 राज्य को रिलीजन न्यूट्रल होने तथा कानून के समक्ष समानता की प्रतिभूति देता है, यह सत्य है, पर इसका अपवाद भी है। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, उचित वर्गीकरण का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है कि इस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह नहीं है कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे, सभी कानून समान परिस्थितियों के लोगों पर समान कानून लागू होंगे, यही उचित वर्गीकरण का सिद्धांत कहलाता है। तो वैध वर्गीकरण का तरीका क्या होगा? तो उसके दो आधार हैं। पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन। यह डिफरेंशिएशन जो है यानी बोधगम्य भिन्न कारक बनाओ, ताकि वर्गीकरण के समय यह तय किया जा सके कि कौन सी वस्तु उसमें आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो पहला तो यह वर्गीकरण है समानता और भिन्नता के आधार पर। ऐसे जो भिन्न कारक है उसका बनाए जाने के साथ उसका कानून के साथ भी रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए। रीजनेबल नेक्सस यानी युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए, अर्थात वर्गीकरण का आधार एवं बनाए जाने वाले कानून के उद्देश्य ये दोनों के साथ युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। सीएए में यह है। वर्गीकरण के लिए भिन्न कारक क्या है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं, जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी या ईसाई है, और तीसरी बात है कि जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व 12 वर्ष से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। ये तीन डिफरेंशिएशन यानी उनका वर्गीकरण करने का आधार है। फिर युक्तियुक्त संबंध क्या है? तो सीए 2019 का उद्देश्य उन लोगों को नागरिक बनाना है जो पीड़ित हैं। ये पीड़ित हैं बाई रिलीजियस परसिक्यूशन, मजहबी उत्पीड़न से पीड़ित हैं, और भारत के अतिरिक्त इनका कोई सहारा नहीं है क्योंकि यहाँ के मूल हैं वो अविभाजित भारत में यहीं के नागरिक थे। इसका सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है। पश्चिम बंगाल सरकार बनाम अनवर अली, AIR 1952 और सुप्रीम कोर्ट 75, ऐसा इस मामले के अंदर एक 7 सदस्यीय पीठ, उसका सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, वो कहता है कि समानता के सिद्धांत का तात्पर्य ये नहीं है कि प्रत्येक कानून सार्वभौमिक रूप से सब पर जो प्रकृति, प्राप्ति या परिस्थिति यानी बाय नेचर, अटेनमेंट और सरकमस्टांसेस द्वारा समान स्थिति में लागू नहीं हो सकता। ये लागू होगा ऐसा नहीं कह सकते हम। विभिन्न श्रेणी के लोगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप पृथक व्यवहार आवश्यक होता है। यह सोचना बेमतलब और गलत होगा कि सभी कानून इस प्रकार बनाने चाहिए कि वह एक सिरे से सभी लोगों पर समान रूप से लागू हों। अतः यह जो CAA 2019 है, यह कानून न्यायालय के उचित वर्गीकरण के अनुरूप तो है ही। ये तीनों जो देश हैं इनके मुस्लिमों को भी भारत की नागरिकता देकर संविधान का सही अर्थों में पालन किया गया है, क्योंकि वो अन्य श्रेणियों के अंदर वो भी नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर समानता का कानून के अनुसार तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए।
फिर घुसपैठ के विरुद्ध आंदोलन की क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो समानता के नाम पर उन लोगों को जिन्होंने ये तय करके पाकिस्तान लिया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उन्हें बिना भूमि साथ में लाए फिर भारत की भूमि हथियाने का अवसर कैसे दे दें? वो नागरिक बनने के लिए यहाँ पर आएंगे उत्पीड़ित होकर, तो वो तो कुछ नहीं साथ ला सकते, लेकिन मुसलमान को अगर आना है तो अखंड भारत बनना है तो वो भूमि साथ लेकर आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो केवल मात्र घुसपैठ को और उत्पीड़न का नाम देकर यहाँ के नागरिक बन जाएं? तो फिर एक प्रश्न करते हैं आजकल लोग कि पिछली सरकारों को ध्यान में नहीं था क्या? इतने वर्षों तक किसी ने ये कुछ नहीं किया, ये भाजपा ही क्यों ऐसा संशोधन कर रही है? ऐसा प्रश्न करते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1950 में जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री थे, तो कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, द इमिग्रेंट्स असम से निष्कासन अधिनियम 1950। ये पारित किया गया था उस समय अधिनियम। उसमें उचित वर्गीकरण का सिद्धांत अपनाया गया था। इसकी दो विशेषताएं थी। पहला यह था कि असम में जो अवैध रूप से प्रविष्ट लोग हैं उनका निष्कासन करना है, और दूसरा था उन लोगों का निवास की अनुमति देना है जो नागरिक गड़बड़ी के कारण भारत आए। नागरिक गड़बड़ी यानी व्यावहारिक रूप से दंगों के कारण से भारत में आए हुए हिंदू, उन सबको यहाँ पर रखना है। ये दो ही तो प्रावधान थे उसके अंदर। ये तो नेहरू जी ने किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। 2003 में अटल जी की जब सरकार थी तो राजग सरकार में राजस्थान और गुजरात में जो हिंदू और सिख शरणार्थी थे उनको नागरिकता देने के लिए विशेष प्रावधान उस समय 2003 में किए थे। फिर एक प्रश्न करते हैं कि श्रीलंका के तमिल भी तो उत्पीड़ित थे वहां पर, उनको क्यों नहीं करते? तो वहां जो झगड़ा था वो नस्लीय झगड़ा था, वो आज नहीं है वो झगड़ा, और इसलिए वो अन्य श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। उनको नागरिकता भारत की प्राप्त हो सकती है अगर वो भारत में आना चाहते हैं। तो ये ममता बनर्जी जी अभी भी कह रही हैं पश्चिम बंगाल में, पिनरई विजयन जी केरल के अंदर कह रहे हैं, स्टालिन तमिलनाडु के अंदर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। अब तब क्या होगा? वो लागू नहीं करेंगे तब कैसे ये कानून लागू होगा? तो इसका प्रारंभ में भी मैंने बताया कि इस तरह का कोई भी अधिकार राज्य के पास है ही नहीं। केवल भ्रम फैलाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी है। इस पर केवल सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इसने ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, तो आप सबको बाहर वालों को लाला के भारत में भर देंगे तो स्थानीय नागरिकों पर आर्थिक भार आएगा, उनका रोजगार छिन जाएगा, ऐसी बातें भी करते हैं। किंतु ये जिनको नागरिकता मिल रही है तो नए नहीं है, 2014 से पहले 12 वर्ष से यहीं पर हैं, ऐसा तो न्यूनतम उनकी अर्हता है, तो ये तो पहले से यहाँ रह रहे हैं। फिर अनैतिक आधार पर उस समय विभाजन हुआ, राजनेताओं के कारण से हुआ। इन्होंने तो विभाजन नहीं मांगा था, भारत के किसी भी नागरिक ने विभाजन नहीं मांगा था, केवल मुस्लिम लीग ने, मुसलमानों ने मांगा था विभाजन। तो इनको जो प्रताड़ना के लिए वहां पर छोड़ दिया था हमारे तत्कालीन राजनेताओं ने, तो नैतिक आधार पर भी इनको लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए लेना चाहिए। अब ये सब के सब भारत के विभाजन के कारण पीड़ित है। जो सिया, अहमदिया, रोहिंग्या, इनके बारे में कहते हैं ये भी तो पाकिस्तान में वहाँ पर उत्पीड़ित हैं या म्यांमार में उत्पीड़ित हैं। तो ये भारत के विभाजन के कारण पीड़ित नहीं है, ये परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एथनिक वायलेंस, इसमें अंतर करना चाहिए। ये जो मजहबी जो उत्पीड़न से पीड़ित जो अल्पसंख्यक है वो हैं, और ये जो हम सिया, अहमदिया, रोहिंग्याओं के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है ये एथनिक वायलेंस है, वो समान वो नहीं है। इसलिए इसके अंदर जो संशोधन है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये मजहबी उत्पीड़न के कारण से अपने मूल देश में आने वाले लोग रोहिंग्याओं या बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह कानून व्यवस्था था भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ये भारत के नागरिक हैं, पूर्व में 47 से पहले भारत के नागरिक थे। इसलिए ये जो सीए का विरोध है, ये विरोध करने वालों के पास एक भी तर्क नहीं है कि ये मुस्लिम विरोधी कैसे है, बता नहीं सकते हो, क्योंकि ये नागरिकता छीनने का कोई कानून ही नहीं है। जो भारत के पूर्व में नागरिक हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये केवल मात्र भारत में अब नागरिकता लेना चाहते हैं, यहाँ पर उत्पीड़न के कारण से भारत में शरण लेकर यहाँ लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई,
इन जो उत्पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक उत्पीड़ित, इन सबको नागरिकता देने का ये अधिकार जो कानून है वो संशोधन केवल एक श्रेणी में किया है। 4 श्रेणियां वो सबके लिए खुली हुई है, कोई भी कभी भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। उन श्रेणियों के अंदर सभी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी रेस रिलीजन का प्रतिबंध नहीं है, वो सब के सब उसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए ये जो सीएए के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, ये लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का, समाज में कुछ समूहों का, समुदाय का या राजनीतिक दलों का कुछ अपने निहित स्वार्थों के कारण से एक प्रकार का एक वातावरण बनाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।